हेलो। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस पैथोलॉजी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पोर्शन शुरू किया हुआ है। इसमें हम सेल के बारे में मैंने आपको बता दिया था, डिवीजन के बारे में पढ़ लिया हमने। साथ ही साथ क्या देख लिया है कि जो सेल पाए जाते हैं उसमें जो असामान्यताएं होती हैं उसके कारण कौन कौन से सिंड्रोम देखते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है टिश्यू। और टिश्यू यानी कि ऊतक। आप सभी जानते हैं टिश्यू या ऊतक के बारे में कहीं ना कहीं शॉर्ट में चीजें तो जानते ही हैं। नहीं गए टिश्यू से, क्योंकि टिश्यू एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है। मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड करूंगा साथ साथ। इसमें क्या है, कौन सा टिश्यू कहाँ पाया जाता है, वो भी एक आपको निकले मिल जाएगा उसमें, तो मैं पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ याद करना बहुत मुश्किल काम होता है, मैंने भी कभी याद नहीं किया हमारे ऑर्गन। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही एक चीज पढ़ाई थी जब स्टार्टिंग क्लास हमने देखी, काम करते हैं। आगे लिखा हुआ प्रकार का काम करते हैं, ठीक है। तो टिश्यू, कई सारे टिश्यू बनाते हैं, हमारे ऑर्गन बनाने का काम करते हैं। तो जैसे कोई भी एक ऑर्गन हम बात कर लेंगे यहाँ पे, अगर आप हार्ट की बात करें, दूसरे किसी ऑर्गन की बात कर लें, एक ऑर्गन जो है हमारे उसमें कई प्रकार के पाए जाते हैं, कई सारे टिश्यू पाए जाते हैं। तो हमें इतने सारे टिश्यू याद कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है कि आप रख पाए सारे। फिर जैसे क्या कुछ कुछ एग्जाम्पल मैं जो चार्ट प्रोवाइड करूंगा आपको, उसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल लिखे होंगे। तो लिमिटेड नंबर ऑफ 10-12 लिखे होंगे, उसने पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप पढ़िए बहुत पढ़िए। लेकिन इतने सारे होता है। अब आपकी किस्मत खराब हो तो आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, टिश्यू से ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, ठीक है। और मैंने भी ऐसे पढ़े नहीं थे ना, मेरे को इतने सारे रटे हैं, और ना ही आपने पहले रटे थे मैंने भी। थोड़ा डिफिकल्ट वाला टास्क होता है हमारे, तो एक बेसिक तरीके का हम इसको पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। और हमारा टॉपिक का नाम है क्या, टिश्यू। टिश्यू यानी कि ऊतक। तो लिखा है सेल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, मतलब सेल जो होते हैं वो एक संगठन बना लेते हैं। काफी कई सारे सेल से मिलकर क्या बनाते हैं, ऊतक के टिश्यू का निर्माण होता है, जो कि एक कॉमन होते हैं हमारे। कई सारे टिश्यू मिलकर फिर क्या बनाते थे, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, पहली क्लास में बता चुका हूँ। लिखा है इसका क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे मैं थोड़ा रफ तरीके से खींच दीजिए सब चीजें, क्योंकि सारा बोर्ड में जगह नहीं होता है। आपको मैं जो नोट्स में दूंगा तो उसकी बाकायदा इमेज साथ दूंगा, तो उसमें आपको और अच्छे से सिस्टमेटिक दिखेगा, पर हम समझ ले रहे हैं फिलहाल यहाँ पे शॉर्ट में। तो लिखे हैं जो टिश्यू है हमारे, उसको क्लासिफाई किया गया। तो जो मुख्यतः हमारे टिश्यू होते हैं उनको चार जो टिश्यू है हमारे ना, चार मुख्य कैटेगरी में बांटा गया हुआ है पहले। तो अगर आपसे पूछे कि टिश्यू कितने प्रकार हैं हमारे, तो मुख्यतः हमारे क्या बोला जाता है कि चार प्रकार के होते हैं। प्राइमरी टिश्यू जो हम बोला जाता है वो चार प्रकार के, एपिथेलियल टिश्यू, सॉरी एपिथेलियल टिश्यू होता है। दूसरा होता है हमारा मसल टिश्यू, तीसरा होता है हमारा नर्वस टिश्यू, चौथा होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर आपसे बेसिक सा क्वेश्चन टिश्यू तो मुख्यतः उससे हम डिवाइड करें तो चार में एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, ये चार प्रकार के टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी में माने गए हैं। इसी के अंतर्गत कई सारे टिश्यू होते हैं, मतलब सारे टिश्यू फिर इनके अंतर्गत मान लिए जाते हैं। पहले हम देख रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू, तो थोड़ा डिटेल भी पढ़ाऊंगा मैं इस बात की अपनी क्लास में। तो पहला हम देख रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को आगे दो भागों में डिवाइड किया गया, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। मेरे ख्याल से आप चाहे इसको हिंदी में पढ़ लो या इंग्लिश में पढ़ लो, मुझे देखिएगा आपको मसल्स का कुछ हिंदी में मसल टिश्यू को बोला जाएगा, टिश्यू को ऊतक देखा हुआ है, नर्वस टिश्यू को भी नर्वस टिश्यू बोला जाता है। शायद बहुत ईजी है कि आप इसको रख सकते हो ऐसे। सिंपल टिश्यू जो होते हैं हमारे, एपिथेलियल टिश्यू को दो भागों में डिवाइड किया, सिंपल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। तो जो सिंपल टिश्यू होते हैं हमारे, उनको आगे तीन चार कैटेगरी में डिवाइड किया है, तीन मुख्यतः किए गए हैं हमारे। तो क्या बोलते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू,
सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कॉलमुलर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इसको क्या और डिवाइड किया गया स्ट्रेटिफाइड में। तो स्ट्रेटिफाइड जो होते हैं हमारे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, उनको दो भाग में डिवाइड किया गया है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू और ट्रांजिशनल टिश्यू के तौर पर डिवाइड किया गया है। और इसमें भी आगे हम बात करें तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस जो टिश्यू होते हैं वो क्रेटेनाइज्ड और नॉन क्रेटेनाइज्ड में आगे डिवाइड होते हैं। आगे हम बात करेंगे मसल टिश्यू, तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तो देखिए जो इसके अंतर्गत ऐसे बहुत सारे हैं वो तो थोड़े मुश्किल पड़ेंगे, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट वाले तो डेफिनेटली आपको पढ़ लेने थोड़े अच्छे से। मसल टिश्यू को हमने तीन भागों में डिवाइड किया आगे, स्केलेटल मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू और कार्डियक मसल टिश्यू। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू को। तो नर्वस टिश्यू जो है हमारा, नर्वस टिश्यू दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो न्यूरॉन होता है हमारा, जिसको कि आप सब जानते हैं ब्रेन में पाए जाते हैं हमारे, तो या नर्वस सिस्टम में पाया जाता है आप बोल सकते हैं। तो न्यूरॉन होते हैं और दूसरे क्या कहलाते हैं, न्यूरोग्लिया कहा जाते हैं। इनका कुछ इंपॉर्टेंस है जिसको हम आगे पढ़ेंगे आज की क्लास में। फिर आगे बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मतलब होता है जोड़ना, दो चीजों को जोड़ना। मसल्स टिश्यू मसल्स में पाए जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। नर्वस टिश्यू नर्वस सिस्टम में पाए जाएंगे। कनेक्टिव टिश्यू जो दो कनेक्ट करने का, जोड़ने का काम करते हैं हमारे। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में लिखा हुआ, कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के डिवाइड किए गए हैं, पांच प्रकार के। लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फोइड कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। अब जो हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो भी आगे दो भागों में डिवाइड किए गए, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में और इलास्टिक डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। जो कार्टिलेज टिश्यू होते हैं उनको भी तीन भागों में डिवाइड किया गया आगे, हाइलिन, फाइब्रो और इलास्टिक। तो आप देख पा रहे हैं ऐसे बहुत सारे टिश्यू हैं, खाली ये तो अभी क्या है टिश्यू को डिवाइड किया गया है वो लिखे हुए हैं। फिर अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग टिश्यू पाए जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा था कि इसको उस लेवल तक रख पाना बहुत मुश्किल काम है और अभी तक क्वेश्चन कभी आया भी नहीं है। लेकिन क्या है, अभी आप में बोल रहा हूँ कि उतना जो पढ़े एटलीस्ट ये चार्ट जरूर याद होना चाहिए। आपको क्या है चार्ट दूंगा जिसमें कि ऐसे पर्टिकुलर लिखा हो कि टेलर टिश्यू किसमें पाया जाता है, क्रेटिनाइज किसमें पाया जाता है, तो वो पढ़ लेना है। कुछ कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट सा टॉपिक लगने वाला है आपको, लेकिन पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इससे, तो आप हो सकता है इस बार ही शुभारंभ हो टिश्यू से क्वेश्चन पूछने का। और आपसे जैसे सेल से लास्ट टाइम दो तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं सेल से रिलेटेड, तो हो सकता है मिल सकता है पेपर में इस बार। तो हम इसको अब एक एक करके अभी तक ज्यादा देखा क्वेश्चन आता है। पहले के टाइम के पेपरों में 5 नंबर से ज्यादा कंफ्यूजन कभी नहीं आई है। लास्ट टाइम के पेपर में थोड़ा 7-8 नंबर तक की क्वेश्चन आए हुए हैं। पिछले कुछ सालों से कोई पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आया है टिश्यू से रिलेटेड, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना होता है। हो सकता है आपको इस बार टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाए। सबसे पहले हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे।
तो थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी हम देख लेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हमने बात करी टिश्यू के बारे में। टिश्यू सेल से के संगठन को क्या बोला जाता है? टिश्यू बोला जाता है, जो कि एक से टिश्यू मिलके हमारे क्या बनाएंगे? ऑर्गन्स का निर्माण कर हमारा क्लासिफिकेशन देखा। इसके बाद हम देखेंगे कि 4 प्रकार से बात करनी थी। 4 प्रकार से जो टिश्यू है उसका वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे पहला था हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल तक के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखा है हमारा बॉडी पार्ट सीरियस कैविटी। तो ये बॉडी पार्ट को, बॉडी पार्ट मतलब कि बाहर से हमारी जो बॉडी रहती है उसकी एक्सटर्नली रूप से बॉडी के सरफेस को, सतह को क्या करता है? कवर करता है, और इंटरनल सरफेस को भी कवर करता है। इंटरनल सरफेस में लिखा है लाइन द सीरियस। सीरियस कैविटी क्या होती है? जो मैंने आपको बताया, प्लूरल कैविटी हमारी होती है जो कि लंग्स में होती है। पेरिकार्डियल कैविटी जो हमारी हाथ में होती है। पेरिटोनियम जो कि एब्डोमेन वाले एरिया में होती है। उन्हीं को हम सबको क्या बोलते हैं? माइंड रूप से अगर हम बात करें तो सीरियस कैविटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक सीरियस फ्लूइड यानी कि एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसको कि प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। पेरिकार्डियम कैविटी में पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा होता है। पेरिटोनियम कैविटी में पेरिटोनियम फ्लूइड भरा होता है। और जो कैविटी होती है कंबाइंड रूप से क्या बोला जाता है? सीरियस कैविटी बोला जाता है। ठीक है। 2 प्रकार से हमने बात किए थे कि 2 प्रकार से डिवाइड किया गया था। पहला था हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा था हमारा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो था। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या है? लिखा है सिंगल लेयर ऑफ सेल। हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इसमें क्या पाई जाती है? एक मात्र सिंगल लेयर ऑफ सेल की। ठीक है। सिंपल एपिथेलियल क्या पाया जाएगा? सिंगल लेयर बस पाई जाती है सेल की। स्क्वैमस एपिथेलियल में क्या पाया जाएगा? लिखा है सेवरल लेयर ऑफ सेल। कई सारी लेयर पाई जाती है सेल्स की। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं पहले सिंपल एपिथेलियल। जो ये पढ़ रहे हैं चारों के चारों किसके एग्जांपल? हमारे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के ये एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे अभी फिलहाल। ये इसके अंतर्गत जो हमारे और वर्गीकरण किया गया है, आप बोल सकते हो, उसको पढ़ रहे हैं। तो लिखा है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में डिवाइड होता है। सिंपल एपिथेलियल क्यूबाइडल में होता है, कॉलिनर में होता है। यहाँ आपको 4 दिख रहे हैं। चौथा इसलिए दिख रहा है क्योंकि कई बुकों के अनुसार क्या किया जा रहा है कि कॉलिनर एपिथेलियल को अकेला रखा गया है, और कई बुक के अनुसार कॉलिनर एपिथेलियल टिश्यू के अंतर्गत ही इसको रखा गया है, सिलिएटेड कॉलिनर एपिथेलियल टिश्यू के अंतर्गत। तो इतना कोई हेडेक वाला काम नहीं है अपना। ना ही अपन से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंपल टिश्यू में कौन कौन से प्रकार आते हैं। अपन से ज्यादा से ज्यादा पूछा जा सकता है तो ये पूछा, अपन से नहीं मतलब आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा हमारे एरिया में कौन सा तो मैं बताऊंगा कि मुझे क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की बात तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। सिंगल लेयर पाई जाएगी। जितने भी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है उसमें एकमात्र सिंगल लेयर पाई जाती है सेल की। ये सेल कैसे होते हैं? मतलब चपटे होते हैं, चपटे टाइप के सेल होते हैं। नोट्स दूंगा ना तो उसमें आपको डायग्राम दे दूंगा, उसमें आपको थोड़ा सा याद रखने के लिए अच्छा रहेगा। तो फ्लैट सेल होते हैं इसमें सिंपल स्क्वैमस टिश्यू में। ये कहाँ पर होते हैं? लिखा है लाइनिंग ऑफ ब्लड। ब्लड जो हमारा ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स, ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स कौन सी होती हैं? जो आर्टरी आर्टरी वेन्स जो होती हैं सब हमारे वहां से क्या निकलता है? ब्लड ब्लड होकर गुजरता पूरा। तो उसकी जो लेयर होती है ना उसमें उसमें वहां पे ये पाए जाते हैं सिंपल इसके पाए जाते हैं। इसके एक और चार्ट दूंगा, उसमें 1-2 एग्जांपल और आपको अलग से पढ़ने के लिए मिलेंगे। जैसे कि और कहाँ पाया जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है हमारा लंग्स के में, जो एल्यूविलाई पाई जाती है ना उसमें भी ये पाए जाते हैं। ठीक है। फिर हम बात करें दूसरे हमारे क्या है? क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू हमारे। ये भी क्या रहेगी? सिंगल लेयर रहेगी, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं सिंगल लेयर पाई जाएगी। रटने की आवश्यकता नहीं किस प्रकार के सेल रहेगी, क्योंकि क्यूबाइडल या क्यूब, क्यूब के समान, आप लोगों ने क्यूब देखा होगा। क्यूब के समान क्या पाए जाते हैं इसमें? क्यूब के जैसे स्ट्रक्चर के सेल पाए जाते हैं इसमें। ठीक है। आगे बात करें तो किसमें पाया जाएगा? ग्लैंड में पाया जाएगा। और जो किडनी में पाई जाने वाली ट्यूब्यूल्स होती हैं, जैसे कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसमें ये पाए जाते हैं। इसके अलावा ये कहाँ पाए जाएंगे? हमारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो होती हैं किडनी में उसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है। आगे हम बात करें, तीसरा है हमारा क्या? कॉलमुलर है। अगर आप देखेंगे किसी किसी बुक में सिलिएटेड लिखा है, नॉन सिलिएटेड लिखा है, और फिलहाल अपन
इपिथेलियम टिश्यू में हमारे जो सेल्स हैं कैसे पाए जाएंगे, कॉलमनर की तरह। कॉलमनर की मतलब कॉलम की तरीके से, जैसे क्या होते हैं, कॉलम के समान वैसे लंबे लंबे पाए जाएंगे, लंबे पाए जाते हैं, जो सेल्स होते हैं लंबे लंबे पाए जाते हैं। आप लोगों ने भी करते हैं, उसमें डाली जाती है इसे बंदी के साथ में, तो कॉलम के तरीके से क्या नहीं, कॉलम एपिथेलियम में उनके तरीके से हमारे कॉलमुलर एपिथेलियम में भी सेल हमारे कॉलम के समान दिखाई देते हैं। चीज पाए जाते हैं ये पूछा जा सकता है आपसे, तो कहाँ पाया जाएगा, स्टमक में पाया जाएगा, इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, यूट्रस में पाए जाते हैं। यूट्रस, ये जो कॉलमुलर एपिथेलियम टिश्यू है हमारे, ठीक वाले सीलिया पाए जाने हैं, सिलिएटेड वाले हम बोल सकते हैं। और फिर इसके अलावा एक और क्या लिखा है, सिलिएटेड कॉलमुलर एपिथेलियम टिश्यू जो है हमारे, वो कहाँ पाए जा रहे हैं, सीलिया इसमें भी उपस्थित होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यूट्राइन ट्रैक्ट में ये हमारे उपस्थित होते हैं। समझ गए। तो ये जो बहुत बहुत बेसिक बताना है कि सिंगल लेयर वाले ये सारे हैं हमारे, लिए कितने आते हैं, इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल लगता है कि ज़्यादा पूछने होंगे तो पूछा जाएगा ऐसे आपसे कि जो किडनी के ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें किस प्रकार का हमारा टिश्यू पाया जाता है। तो जो किडनी का टिश्यू है उसमें कौन सा पाया जाता है, क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, या यूट्राइन टिश्यू कौन सा पाया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछने लायक ज्यादा बनते हैं, और ऐसे आपको ना बहुत सारे पढ़ने पड़ेंगे, तो जितने पढ़े जाए पढ़ लीजिएगा, लेकिन एटलीस्ट क्लासिफिकेशन जरूर पढ़ना है, वर्गीकरण जरूर पढ़ना है, क्योंकि सारे याद कर पाना तो बहुत मुश्किल काम है। फिर भी आप पढ़िएगा जितने आपसे पढ़े जाएं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट बाद में पेपर में क्वेश्चन आ रहा है तो बाद में मेरे से ये बोले कि हमसे बिल्कुल नहीं पढ़ा गया था। तो बिल्कुल नहीं पढ़ने का तो ऑप्शन नहीं है, नहीं तो बोल दो कि भैया हमसे बिल्कुल नहीं पढ़ा गया था, आपने बोलता जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ लेना है, तो हमसे बिल्कुल नहीं पढ़ा गया तो हमने पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ना तो है ही है। तो कोशिश करें कि अधिक से अधिक चीज़ें पढ़ें आप। टिश्यू की बात करूं, बाकी सारे टॉपिक्स तो मैं बता रहा हूँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको A to Z चीज़ें पढ़नी है उसमें। A to Z मतलब जितना लिखा हुआ मिलेगा नोट्स में, हर चीज़ आपको रटी होनी चाहिए, हर चीज़ आपको पढ़ी हुई नहीं चाहिए तब। चलिए, तो हमने एपिथेलियल टिश्यू शुरू किया था, जिसमें हमने बात कर ली है हमारे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में।
तो एपिथेलियल टिश्यू के अंतर्गत हमने दो प्रकार की सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं हमारे, और दूसरे क्या है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होता है हमारे। सेल होती है उसकी क्या है सेवरल लेयर पाई जाती हैं। ये दो प्रकार के होते हैं हमारे, एक होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा होता है हमारा कंडीशनल एपिथेलियल टिश्यू। जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होता है हमारा, ये भी दो प्रकार का होता है हमारा, जो कि पहला है हमारा नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू लिखा हुआ, दूसरा लिखा है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू लिखा हुआ है। इसके जो एग्जाम्पल पढ़ने हमें खास तौर आना चाहिए आपको, तो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू क्या है, प्रेजेंट ऑन वेट सरफेस। वेट का मतलब होता है क्या, तो गीले सरफेस पे हमारे क्या उपस्थित होते हैं नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड टिश्यू मिलने तो उपस्थित होते हैं, जैसे कि वेजाइना। वेजाइना के लिए भी आपको पता हो तो थोड़ा सा वेट गीला रहता है। माउथ एरिया जो होता है तो सलाइवा के कारण गीला होता है। इसोफेगस जो होता है हमारा, वो भी एरिया गीला होता है। तो कहाँ पे उपस्थित होते हैं हमारे, इन एरिया में उपस्थित होते हैं। और क्वेश्चन जैसे कि अभी तक पूछा नहीं भी गया है, लेकिन याद रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आखिर इसोफेगस में कौन सा हमारा वो टिश्यू है वो उपस्थित होता है, तो आपको ऐसे पता होना चाहिए। कॉर्निया कहाँ होता है, आंखों में होता है कॉर्निया। तो आपको पता है कि आंखों में भी हमारे क्या होते हैं, फ्लूइड रहता है, द्रव्य रहता है हमारा। तो कॉर्निया वाले एरिया में भी, कॉर्निया में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, वेट सरफेस है, वो भी एक तरह का गीला सा सरफेस है, जिसमें भी आपको क्या है नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको उसको याद रखने के लिए थोड़ा सा याद रखिए कि वेट सरफेस पे तो थोड़ा बहुत ध्यान रहेगा ही रहेगा कि माउथ का एरिया हमारा थोड़ा सा गीला रहता है। कॉर्निया वाला, आंखों में जो कॉर्निया वाला एरिया होता है वहां पे हमारे आता है जिसमें पाया जाए हमारे थोड़ा सा वेट गीला रहता है। केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के तो इसमें फ्लैटेन रहते हैं हमारे, फ्लैटेन स्क्वेमस सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, हेयर और नेल्स में पाया जाता है। आप मान के चले
बहुत ही बच्चे सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा इजी सा बात है यहाँ पे। और अगर इससे इस चैप्टर से आपसे पूछना होना बहुत इजी क्वेश्चन अगर, तो वो ये पूछ सकता है कि क्यों हमारे कहाँ पाए जाते हैं इपिथेलियल टिश्यू आपके उपस्थित होते हैं। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आगे मैं बात करूं तो दूसरे प्रकार, जैसे कि हमारा स्ट्रेटिफाइड टिश्यू था, दो प्रकार से डिवाइड किया गया था। एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू जिसके अंदर देखिए हमने ए और बी डाला हुआ है, और यहाँ पे 1 नंबर डाले हैं, 2 नंबर डाला। तो दूसरे नंबर पे हमारा क्या होता है, दूसरा ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू होता है हमारा। ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू में जो हमारे सेल होते हैं, स्क्वेमस सेल से लेकर क्यूबॉइडल टिश्यू के सेल हो सकते हैं। और ये कहाँ कहाँ उपस्थित होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेथ्रा में, और जो यूट्रस का पार्ट होता है वहां पे ये उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको जो मैं एक और चार्ट दूंगा उसमें यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर ही लिखा हुआ देखने के लिए मिलने वाला है। तो ऐसा नहीं है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें ही लिखी हुई हैं। तो ये वाले आप चीजें याद रखिए खासतौर पे कि क्रेटेनाइज कहाँ पाए जाते हैं, हेयर और नेल्स में पाए जाते हैं। नॉन क्रेटेनाइज कहाँ पाए जाते हैं, वेट सरफेस जो कि गीली सतह है वहां पाए जाएंगे, जैसे वेजाइना, माउथ, ईसोफेगस, कॉर्निया। समझ गए। तो ये हमारे क्या पढ़ लिया हमने, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ लिया है। हमारे कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं, मुख्यतः रूप से क्लासिफिकेशन किया गया 4 प्रकार के। मसल टिश्यू होता है और हमारा नर्वस टिश्यू होता है। तो अब हम देखेंगे हमारे दूसरे प्रकार के टिश्यू के बारे में। उनके पीडीएफ नोट्स हो सकता है कल शाम तक या रात तक डल पाएंगे, क्योंकि अभी मैंने अलग से बनाए नहीं है और इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके बनाना है लास्ट टाइम के मुकाबले। तो मिलेंगे आपको कल तक का, आज की क्लास के और जो कल वाले क्रोमोसोम्स वाले हैं ना, वो नोट्स आपको कल नाइट तक देखने के मिल सकते हैं। बाकी 1-2 दिन आगे पीछे नोट्स होते हैं तो इससे आप इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली में आपके पास जो चीज़ें ऑलरेडी उपलब्ध है, आप उसके बारे में पास उपलब्ध है वो तो पढ़ लो कम से कम। बाकी ये नोट्स तो मैं दे ही दूंगा आपको दूसरे वाली चीज़ों के। चलिए दूसरे देखेंगे हम नेक्स्ट।
दूसरा हमारा मसल्स का टाइप हम बात करें क्लासिफिकेशन में, हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में। मतलब लिखा हुआ है हेल्प इन रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कुछ, रिलैक्सेशन का मतलब होता है हमारा, ठीक है, विश्राम बोला जाता है एक्चुअल में रिलैक्सेशन को। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोल सकते हैं, सिकुड़ना। और इसका मुख्यतः यही काम होता है, आपको पता भी है कि आपके हाथों में मसल्स हैं, जैसे हम क्या कर सकते हैं कि हमारे मसल्स के कारण ही, बोन्स तो ठीक है लेकिन मसल्स के कारण ही हम कहीं ना कहीं स्टेबिलिटीज है सब मसल्स के कारण ही होती है हमारी, ठीक है। तो इसका यही कार्य होता है, हमारे मसल्स के जो टिश्यू होता है उनका यही कार्य होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, हम बात कर चुके थे पहले भी। 3 प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। पहले हम देखेंगे स्केलेटल मसल के बारे में। तो लिखा है दिस मसल्स आर अटैच्ड टू बोन। ये मसल्स किससे जुड़ी हुई होती हैं, बोन से जुड़ी होती हैं। आप सभी को की आवश्यकता नहीं है ऐसे बहुत हद तक, क्योंकि स्केलेटन जो होता है, स्केलेटन सिस्टम या जो होता है हमारा, वो क्या है, बोन से मिलकर बना हुआ होता है। सिंपल सी बात है कि जो मसल्स है ये वाली किससे जुड़ी हुई होती है, बोन से जुड़ी हुई होती है। आगे लिखा हुआ है कि इन मसल्स को क्या बोला जाता है, स्केलेटल मसल्स के अलावा भी इनके और कुछ नाम है, जैसे कि स्ट्रेट मसल बोला जाता है, स्ट्रिप मसल बोला जाता है, और वॉलेंट्री मसल्स के ये 3 और नाम है हमारे, स्ट्रेट मसल, स्ट्रिप मसल और वॉलेंट्री मसल। अब आपको यहाँ पे होती है हमारी, तो वॉलेंट्री मसल्स आपको बस लिखा मिल सकता है, या फिर ये वाली मसल मिल सकते हैं। या जो मसल होती है ना, लिखा है दिस मसल्स अंडर अवर कंट्रोल, मतलब कि यह जो मसल्स होती हैं हमारे कंट्रोल में होती हैं। कैसे हमारे कंट्रोल में होती हैं, क्योंकि यह मसल्स किससे जुड़ी हुई हैं, वो है हमारे, तो यह जो मसल्स होती है स्केलेटल सिस्टम के लिए कहीं ना कहीं हमारे लिए उपस्थित है हमारे। तो हम जैसे हम अपने इच्छा अनुसार, हमारे कंट्रोल में ना, तो हम अपने इच्छा अनुसार हम क्या कर सकते हैं, हाथों को मोड़ेंगे, हमारे ऐसे हाथ चला सकते हैं हमारे, या रोटेट कर सकते हैं, कुछ भी चीज कर सकते हैं। तो यह जो मसल्स होती हैं ये किससे जुड़ी हुई है, बोन से जुड़ी हुई है हमारी, और यह हमारे इच्छा अनुसार कार्य करती है। हम अपने अनुसार इसको क्या है, कार्य करवा सकते हैं। इसलिए क्या कहलाती है हमारी, ये वॉलेंट्री मसल कहलाती है। समझ गए, वॉलेंट्री मसल पूछा जाए तो वॉलेंट्री मसल्स कौन सी मसल है, वॉलेंट्री मसल्स, या इनके दूसरे नाम भी दिए हुए हैं। तो वॉलेंट्री मसल्स कौन सी मसल्स है, ऐसी मसल्स जो कि हमारे कंट्रोल में काम करती है। और यहाँ मसल्स किससे जुड़ी होती है, बोन से जुड़ी हुई होती है। आगे इसके फंक्शन लिखे हुए हैं, तो फंक्शन लिखा है मोशन। मोशन का मतलब चलना फिरना। तो ये किस में हेल्प करती है, चलने फिरने में। हमारे पाँव में अगर ये मसल्स हैं जैसे, तो ये क्या करेंगे, हमारे इच्छा अनुसार, हम ऐसे तो है नहीं कि हम सो रहे हैं तो अपने आप चलने लगते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो आप बात छोड़ दीजिए कि जो नींद में चलने वाली बीमारी और सब XYZ है, लेकिन फिलहाल आप इतना समझे, नॉर्मल व्यक्ति की बात है। तो जब हम अपने इच्छा अनुसार क्या है चलते फिरते हैं, तो उसमें ही हेल्प करती है, क्योंकि ये मसल्स किससे जुड़ी हुई हैं, हमारी बोन से जुड़ी हुई होती है। तो मोशंस में यानी कि चलने फिरने में हेल्प करती है। लिखा पोस्चर मेंटेनेंस। पोस्चर मतलब कि हमारे बॉडी पोस्चर होता है ना, बैठते हैं, हमारा एक पोजीशन है इस प्रकार का, मैं खड़ा हूँ, तो हमारे पोस्चर को भी मेंटेन करने का काम करती हैं। इसके अलावा लिखा है हीट प्रोडक्शन। ये क्या करेंगी, हीट का प्रोडक्शन करती हैं। इसका आपको कुछ विशेष योगदान नहीं है। इसके अलावा आप इसमें एक चीज देखेंगे, इसमें क्या एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाए जाते हैं एक्चुअल में। लिखा है थिन फिलामेंट, पतले, थिन का मतलब पतले, पतले फिलामेंट पाए जाते हैं एक्टिन के, और थिक मोटे फिलामेंट पाए जाते हैं किसके, मायोसिन के पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। तो 2 प्रकार के प्रोटीन इसमें और आपको पढ़ने हैं। लेकिन आपको क्या इंपॉर्टेंट है कि स्केलेटन मसल है, यहाँ मसल बोन से जुड़ी हुई होती है। इसके अलावा क्या है, इनके जो दूसरे नाम लिखे हैं स्ट्रेट, स्ट्रिप्ड और वॉलेंट्री, ऐसी मसल्स होती हैं यहाँ जो कि हमारे अनुसार काम करती है, हमारी इच्छा अनुसार काम करती हैं। दूसरा लिखा है स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स का देखिए, स्ट्रेट मसल लिखा है, इसका क्या नाम हो जाता है, नॉन स्ट्रेट। तो एक बार आप रट लेंगे तो आपको पता रहेगा दूसरी वाली नॉन स्ट्रेट है। और इन ये वॉलेंट्री मसल है, ये कौन सी है, इनवॉलेंट्री है। अब मैंने आपको यहाँ ऊपर बताया था कि वॉलेंट्री मसल्स क्या कहलाती है, हमारी ऐसी मसल्स जो कि हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। तो ये वाली मसल्स कैसी है, हमारी इनवॉलेंट्री है, मतलब कि हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती। लिखा है नॉट अंडर अवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है कि हम इसको अपने अनुसार काम कर सकें। ये कहाँ पे उपस्थित होती हैं, ये वाली मसल्स लगभग सब जगह बॉडी में, स्केलेटन में, हमारे सिस्टम में उपस्थित होती है। ये वाली मसल्स कहाँ उपस्थित है, हार्ट के बॉल में। हार्ट जो होता है उसके बॉल में, बॉल का मतलब होता है भित्ति। तो हार्ट जो है हमारा, दिल जो है उसकी भित्ति में उपस्थित होती है। आपको पता ही है जो हार्ट है, आप अपने अनुसार उसको धड़का नहीं सकते, ना ही रोक सकते हैं। वो अपने आप से ही धड़कता रहता है, चाहे आप सोते रहें, चाहे आप किसी अपने चाहते से मिले, तो वो धड़कता ही रहता है, ठीक है। इसके अलावा क्या लिखा है, ब्लड वेसल्स की बॉल। जो ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी, जैसे आर्टरी, वेन, ये वेसल्स कहलाती है हमारी, धमनी होती है जिससे हिंदी में आप बोलते हैं। तो जहाँ से ब्लड होके निकलता है, उसकी जो भित्ति होती है ना,
वो भी हम अपने अनुसार उसको रोक नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम बैठे हैं, हम बोलेंगे कि नहीं यार यहाँ से हमारी यहाँ से ब्लड निकलना एकदम बंद हो रहा है, हम अपने ब्रेन को संकेत दें, तो ऐसा नहीं है कि ब्लड वहाँ से बहना बंद हो जाएगा या वहाँ की जो वेसल्स है वो मतलब रोक देंगी ब्लड को वहां से रोकने से। एक्चुअल में क्या है कि ये अपने अनुसार ही, खुद के अनुसार ही कार्य करती है, हमारे अनुसार काम नहीं करती है। इसके अलावा यूरेटर वॉल, यूरेटर का भी आप समझते हैं, मैं पढ़ाऊंगा आपको किडनी में, लेकिन यूरिनरी सिस्टम में, सॉरी, तो वहां पे हम यूरेटर के बारे में देखेंगे। तो इसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यूरिनरी ब्लैडर में भी ये उपस्थित होते हैं, वहां पे भी हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये अपने अनुसार ही का जो है हमारी मसल्स काम करती हैं। ठीक है, तो इसके दूसरे नाम लिखे हुए हैं। आपसे पूछा जाए वॉलंटरी मसल्स क्या होती हैं, जो हमारे कंट्रोल में काम करती हैं। इनवॉलंटरी कौन सी होती है, जो हमारे कंट्रोल में काम नहीं करती हैं, अपने इच्छा अनुसार काम कर रही हैं वो। आगे लिखा हुआ है कार्डिक मसल्स, कार्डिक मसल्स लिखा हुआ है। ये क्या कैसी होती हैं? ब्रांच स्ट्रेट फाइबर मसल्स, ब्रांच स्ट्रेट फाइबर होती हैं, बेसिकली इसमें उपस्थित होती हैं। लेकिन ये भी किस प्रकार की मसल्स हैं? एक प्रकार की इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। कैसी है? इनवॉलंटरी मसल है, और मैं बता चुका हूँ इनवॉलंटरी मसल्स है मतलब कि हमारे कंट्रोल में काम नहीं करेंगी। कहाँ उपस्थित होती है? हार्ट में उपस्थित होती है। हार्ट में ना हमारी 3 लेयर होती है, जहां तक मैं गलत नहीं तो इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ऐसे करके 3 लेयर पाई जाती है, पेरिकार्डियम सॉरी। 3 प्रकार की हमारी लेयर होती है इस प्रकार से। तो उसमें जो मायोकार्डियम वाली लेयर होती है ना, उस लेयर में एक्चुअल में कार्डिक मसल से वो बनी हुई होती है, और इसी वजह से जो दिल है ना वो धड़कता होता है, हमारे कंट्रोल में रहता है, वो अपने आप ही से धड़कता रहता है। इसलिए तो दिन रात काम करता है, हम रात में सो भी रहे हो तो भी दिल धड़केगा, पंपिंग करेगा। और इसका मुख्य काम क्या होता है कि धड़कता है दिल, जिस वजह से क्या होता है ब्लड की पंपिंग होती है, जिस वजह से ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो पाता है हमारे। ठीक है, तो जो मैं मायोकार्डियम वाला बात बोल रहा हूँ आपको, वो ये क्वेश्चन आया था आपको पेपर में 2021 में शायद पूछा गया था, या तो एनएचएम 2019 में पूछा गया होगा, मतलब मैंने जो पेपर दिया था उसमें पूछा गया था वो क्वेश्चन। तो हमने दूसरा टाइप देख लिया है हमारा टिश्यू का। 2 टाइप हमारे और बचे हुए हैं, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। एक मिनट रुकेगा, थोड़ा सा इसको रिफिल करना है मुझे। तीसरा देखेंगे अब हम। तो 4 प्रकार के हमारे टिश्यू होते हैं, जिसमें हमने 2 प्रकार के टिश्यू के बारे में बात कर ली है। हम तीसरे प्रकार का टिश्यू देख रहे हैं जो कि नर्वस टिश्यू है। लास्ट में देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू में कई सारे चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं, इसलिए हम पहले
तो तीसरे हमारे जो टिश्यू है उसका नाम क्या है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू कितने दो प्रकार के होते हैं, हमने बात करी थी। एक होते हैं न्यूरॉन्स, दूसरा होता है न्यूरोग्लिया। तो न्यूरॉन्स को और क्या बोला जाता है, एक्साइटेबल सेल बोला जाता है। एक्साइटेबल सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि आगे लिखा हुआ है दिस सेल्स आर सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील होता है, स्टिमुलाई का मतलब उत्तेजना होता है। तो यह जो सेल्स होते हैं हमारे क्या कर सकते हैं कि सेंसिटिव होते हैं, कहीं ना कहीं संवेदनशील होते हैं, जो कि क्या करेंगे, नव इम्पल्स जो होती है ना, कन्वर्टेड इनटू लिखा है नव इम्पल्स आपकी देखने के आपको मिलती है, ओके, से मिलती है, वजह से देखने के लिए मिलती है। इसी वजह से इसको बोला जाता है एक्साइटेबल सेल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। दूसरे सेल्स हमारे कौन से पाए जाते हैं और ये कहाँ पाए जाएंगे, नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में पाए जाते हैं, बेसिकली आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज क्या लिखी है, न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया भी आपको नाम से समझ में कहाँ पाया जाएगा, नहीं पाए जाएंगे भी। तो न्यूरोग्लिया कौन से सेल्स होते हैं, सपोर्टिंग सेल होते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि न्यूरोग्लिया सपोर्टिंग सेल। ये कैसे होते हैं, नॉन एक्साइटेबल सेल होते हैं। नॉन एक्साइटेबल का क्या मतलब है, कि प्रकार का लिखा है, डू नॉट जनरेट और कंडक्ट नव इम्पल्स। नव इम्पल्स को ना ही जनरेट कर सकते हैं, ना ही बना सकते हैं, और ना ही अपने से ये कंडक्ट का मतलब होता है ले जाना, ना ही नव इम्पल्स को अपने में लेके जाते हैं। जबकि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो नव इम्पल्स को क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। और जो न्यूरोग्लिया होते हैं ये इसलिए एक्साइटेबल सेल कहला रहे हैं, न्यूरोग्लिया हमारे नॉन एक्साइटेबल सेल इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि ये जनरेट नहीं करते हैं किसी प्रकार के नव इम्पल्स को। अच्छा, ये वाले सेल्स क्या करते हैं, लिखा है सपोर्टिंग सेल। ये क्या है, एक प्रकार के सपोर्टिंग सेल्स हैं, जो कि नरिश करते हैं किसको, न्यूरॉन को नरिश करते हैं, मतलब कि पोषण करते हैं, पोषण देते हैं, कहीं ना कहीं जो न्यूरॉन्स होते हैं ना उनको पोषण देने का काम करते हैं। तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है, आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो आपको नर्वस सिस्टम के हिसाब से भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से सेल्स होते हैं जो कि न्यूरॉन्स को नरिश करने का काम करते हैं, या न्यूरॉन्स को क्या करते हैं, सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो जो न्यूरोग्लिया सेल्स होते हैं वो क्या करेंगे, न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने का, नरिशमेंट करने का काम करते हैं, उसको पोषण करने का काम करते हैं उसका, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें, इसके अलावा पूछ सकते हैं कि न्यूरोग्लिया सेल्स और कौन कौन से सेल्स होते हैं, या कौन सा सेल होता है जो कि कंडक्ट नहीं करता है नव इम्पल्स को। तो न्यूरोग्लिया सेल्स कंडक्ट नहीं करते इम्पल्स को, न्यूरॉन्स बस वो इम्पल्स को बनाते हैं, और कंडक्ट करने का मतलब ले जाने का काम भी करते हैं। न्यूरोग्लिया तो सिर्फ सपोर्ट करने का काम करते हैं, इसके अलावा ये नरिशमेंट करेंगे, नरिशमेंट करेंगे मतलब पोषण देते हैं किसको, न्यूरॉन्स को पोषण देने का काम करते हैं हमारे, समझ गए। तो ये तीन प्रकार के हमारे क्या हो गए हैं, टिश्यू के बारे में हमने देख लिया। अब एक लास्ट टिश्यू के बारे में और देखना है हमें, जो कि कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। तो ये जैसे जैसे मैं बातें बोल रहा हूँ ना, ये छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है, इसलिए अगर आप सिर्फ नोट से देख लेते हैं ना, तो इतना काम नहीं बन सकता आपका, क्योंकि ऐसे तो बुकों में भी सब चीजें दी हुई हैं, यहाँ पे मैंने और प्रिसाइज करके दी हुई हैं आपको चीजें, ढूंढ ढूंढ के दी हुई है, मानता हूँ। पर ये बात सही है कि अगर आप समझेंगे नहीं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों ने पहले भी पेपर दिए हैं और तब भी आप लोगों ने सही आंसर नहीं लगाए हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने। तो उसका रीज़न ये है कि आप उस हिसाब से लेवल से सोचते नहीं है पढ़ते वक्त कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में। और जिस समय में आप ये सोचना शुरू कर देंगे पढ़ते वक्त ही ना कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको अपने आप ही ना समझ में आने लगेगा कि ये वाला कौन से पेपर में, तो आप वैसा पढ़ना शुरू करने लगेंगे। एक लास्ट बचा है हमारा, ये थोड़ा सा लॉन्ग भी है, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम देखेंगे।
चौथा और लास्ट देख रहे हैं हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, मैट्रिक्स हमारा उपस्थित। मैट्रिक्स से मतलब होता है कि आप बोल सकते हैं लिक्विड जैसा पार्ट एक्चुअल में इसमें होता है हमारा, जो कि अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होता है हमारे। ठीक है, फंक्शन क्या है इसके, प्रोटेक्शन है, ट्रांसपोर्ट करना, जैसे ब्लड आता है इसके अंतर्गत, और भी हमारे कई सारी चीजें आती है जिससे आपको इस समझ में आएंगे। इसके जो फंक्शन होता है, प्रोटेक्शन इसका फंक्शन होता है, ट्रांसपोर्ट करना फंक्शन होता है, इंसुलेशन इसका फंक्शन होता है, बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी इसका फंक्शन होता है। ठीक है, अभी आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल के बारे में, आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी कि इसके फंक्शन किस प्रकार से हो रहा है हमारे। तो लिखा है आगे सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से सेल पाए जाते हैं, तो बेसिकली इसमें कनेक्टिव टिश्यू में हमारे 5 प्रकार के सेल पाए जा रहे हैं, जिसमें से यहाँ पे मैंने 3 लिखे हुए हैं बोर्ड पे, आगे हम 2 और देखेंगे। तो पहले लिखा है फाइब्रोब्लास्ट। तो जो फाइब्रोब्लास्ट सेल होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर का ये क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। किस चीज का प्रोडक्शन करेगा, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर किससे बनते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल से। और ये एक प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू के सेल होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट इन लीवर एंड लिम्फोइड टिश्यू। लीवर और लिम्फोइड टिश्यू में यह उपस्थित होते हैं हमारे। किस चीज में हेल्प करते हैं, हेल्प इन बाउंड हीलिंग। बाउंड का मतलब है घाव हो जाता है ना किसी को, उस चीज को हील करने के लिए, उस चीज को घाव को भरने के लिए ये हेल्प करते हैं हमारे। इसके अलावा क्या बनाते हैं, फाइब्रस लेयर बनाने का काम करते हैं। ठीक है, शॉर्ट में इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं पढ़ा सकते हैं, इतना शॉर्ट हमें पढ़ना पड़ेगा एटलीस्ट। आगे हम बात करें दूसरे हमारे फैट सेल। फैट का मतलब ही होता है वसा, जैसे कि आप जानते हैं कहाँ, इसको और क्या बोला जाता है, एडिपोसाइट सेल्स बोला जाता है, जो कि एडिपोस टिश्यू में उपस्थित होते हैं हमारे। और आगे हम बात करें, ये लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म मतलब कि लड़ने की क्षमता जो होती है, उसमें ये हेल्प करता है हमारा कहीं ना कहीं। ठीक है, फैट सेल्स को और क्या दूसरा नाम बोला गया है, एडिपोसाइट सेल्स बोला जाता है। और इसके अलावा हम बात करें तो ये कहाँ उपस्थित होते हैं, एडिपोस टिश्यूज में उपस्थित होते हैं हमारे। तीसरा लिखा है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज जो होते हैं हमारे किससे डेवलप हो रहे हैं, किससे बनते हैं, डब्ल्यूबीसी से। तो पूछा जा सकता है कि मैक्रोफेज जो होते हैं किससे बनते हैं, आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से, प्लेटलेट से, किस सेल से हमारे मैक्रोफेज का फॉर्मेशन होता है। मैक्रोफेज बनते हैं हमारे डब्ल्यूबीसी से। ठीक है, डब्ल्यूबीसी से बनने का काम करेंगे। यह क्या करते हैं, यह एनगल्फ करते हैं। एनगल्फ का मतलब खाते हैं और डाइजेस्ट करते हैं सेल में जो डेब्रिस का मतलब है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो भी खराब चीजें होंगी सेल में, उनको क्या करेंगे, खाने का काम करते हैं। एक प्रोसेस होती है जिसको हम फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। जिन्होंने मेरी क्लासेस शुरू से देखी है उनको मैंने मैक्रोफेज भी बताया था, जब हमने डब्ल्यूबीसी पढ़ा था तो मैंने आपको वहाँ पे न्यूट्रोफिल और जब मोनोसाइट्स के बारे में बताया था तो बताया था ये क्या करते हैं, मैक्रोफेज बना देते हैं। और मैक्रोफेज बना के क्या करेंगे, जो भी बाहर से तत्व हमारी बॉडी में जो बॉडी के लिए हानिकारक है, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी चीजें बैक्टीरिया, वैसे उनको क्या करते हैं, खाने का काम करते हैं। और उस प्रोसेस का नाम क्या था, फेगोसाइटोसिस उस प्रक्रिया का नाम होता है। ठीक है, तो ये मैक्रोफेज किससे बनते हैं, डब्ल्यूबीसी से ही बनते हैं। बेसिकली जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स होते हैं ना, वही आगे परिवर्तित होकर मैक्रोफेज का फॉर्मेशन करते हैं हमारे। आगे बात करें, प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को फ्रॉम इन्फेक्शन। ऑब्वियसली बात है कि जब जो बाहर से बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी आ रहे हैं बैक्टीरिया वाइज, उनको खा लेने का काम करेंगे, खा के डाइजेस्ट कर लेंगे, तो जो भी है उनको नष्ट कर देंगे कहीं ना कहीं। तो हमारी बॉडी को क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और ये किससे बन रहे हैं, आप 2 मुख्यतः रूप से याद रखिए, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट से बनते हैं हमारे। ठीक है, बाकी आप याद रख सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी से बनते हैं। कई प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं अलग अलग जगहों पे, जैसे कि कफर सेल्स होते हैं हमारे, ये भी एक मैक्रोफेज के प्रकार होता है। मैक्रोफेज को ये हम क्या बोलते हैं, कफर सेल बोलते हैं। कहाँ पे, लीवर में। तो ये इनकी विशेष योगदान है, इनको आप अलग से याद रखेंगे बहुत स्पेशली तौर पे, कि आपसे पूछा जा सकता है कि कफर सेल बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं, लीवर में, हार्ट में, इसके अलावा किडनी में, पैनक्रियाज में कहाँ पाए जाते हैं, तो लीवर में पाए जाते हैं कफर सेल्स। और कफर सेल्स वहाँ क्या करते हैं, जो भी हानिकारक चीजें रहती हैं लीवर के लिए, उनको खाने का काम करते हैं हमारे। मोनोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं, ब्लड में पाए जाते हैं। ये मोनोसाइट सेल्स ही परिवर्तित होकर बाद में मैक्रोफेज बना देते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको। फाइब्रोब्लास्ट मैंने आपको बताया ऊपर, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, वो भी एक प्रकार के मैक्रोफेज सेल्स होते हैं हमारे। बोल सकते हैं लिम्फ नोड में और हमारे स्प्लिन में पाए जाते हैं। लिम्फोइड टिश्यू जो होते हैं उसी से हमारे क्या बनते हैं, लिम्फ नोड बनते हैं हमारे। तो लिम्फ नोड में हमारे और स्प्लिन में क्या पाए जाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल पाए जाते हैं। माइक्रोग्लिया सेल्स कहाँ पाए जाएंगे, हमारे ब्रेन में पाए जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये इनका विशेष योगदान है, इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। तो 3 प्रकार के सेल लिखे हैं, 2 सेल्स और होते हैं जिनके बारे में हम आप भी आगे डिस्कस करेंगे। और फिर हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसके अंतर्गत क्या क्या है वो पढ़ लेंगे। अगर क्लास 11 से थोड़ी सी लंबी भी जाएगी तो क्लास हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि टॉपिक हमारा कंप्लीट करना है इसको। ठीक है, वैसे कोशिश करेंगे उसके अंदर ही कंप्लीट हो जाए।
दो प्रकार के सेल और होते हैं, जो कि एक होता है ल्यूकोसाइट सेल्स, जिसको आप डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में मेरे को लगता नहीं कि आपको और पढ़ाने की आवश्यकता है। और एक और हमारे कौन से सेल होते हैं, मास्ट सेल। मास्ट सेल्स क्या होते हैं, लिखा है सिमिलर टू बेसोफिल। बेसोफिल के समान ही ये सेल पाए जाते हैं, जिसमें कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, हिस्टामिन और हेपेरिन नामक दो सब्सटेंस का ये प्रोडक्शन करते हैं। जो हिस्टामिन होता है वो इन्वॉल्व होता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के लिए, और जो हेपेरिन होता है वो एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट होता है, आप लोगों को पता ही है। तो एंटीकोगुलेंट क्या करेगा कि जो बॉडी के अंदर होता है ब्लड हमारा, उसको जमने से रोकता है, ठीक है। तो वो बॉडी के अंदर हमारा एक ही एंटीकोगुलेंट पाया जाता है, जो कि हेपेरिन होता है। आप लोगों को अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट हो तो क्लियर कर लें कि हेपेरिन नामक एंटीकोगुलेंट क्या है, बॉडी के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है बॉडी के अंदर क्या है, जमता नहीं है। चलिए, तो ये हमारे 5 प्रकार के सेल हो गए। अब हमें देखना है जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार थे, उनके बारे में हम बात करेंगे।
चलिए तो बात करेंगे हम इसमें हम देखेंगे पहला हमारा क्या लूज या इसको क्या बोलते हैं एरोलर कनेक्टिव टिश्यू के नाम से हम जानते हैं बिकॉज इट कंटेन hyaluronic एसिड। तो एक्चुअली में आपको इसको रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप बस इतना याद करें कि लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि आपको क्या समझ में आया चीज। तो इसमें क्या पाया जाता है, एरोलर टिश्यू हमारा बेसिकली पाया जाता है और वो सॉफ्ट इसलिए होता है जेली लाइक कि hyaluronic एसिड पाया जाता है। तो आप याद रखेंगे इसको क्या एरोलर टिश्यूज में पाया जाता है और उसमें क्या पाई जाती है, hyaluronic एसिड पाई जाती है जिस वजह से सॉफ्ट होता है। इसके अलावा ये इसमें थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी हमने देखे थे कि 5 प्रकार के सेल्स जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। तो उसमें से जो 5 हमारे सेल होते हैं उसमें से इसमें कौन सा पाया जाता है, फाइब्रोब्लास्ट सेल पाया जाता है, मैक्रोफेज सेल पाया जाता है और मास्ट सेल जो होते हैं वो इसमें उपस्थित होते हैं। कुछ हद तक थोड़ी मात्रा में क्या होते हैं, फैट सेल्स भी उपस्थित होते हैं हमारे, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी को छोड़ दिया जाए अगर तो बाकी सारे सेल इसमें उपस्थित होते हैं। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है, स्किन के अंदर में, इसके अलावा मसल्स के बीच में, एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, जो ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी नर्व्स होती हैं उनमें भी पाए जाते हैं, ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, तो ये कई जगह पाए जाते हैं हमारे। आगे बात करेंगे एडिपोज टिश्यू की। एडिपोज टिश्यू से आपको हमेशा याद रखना है कि एडिपोज टिश्यू में क्या पाया जाएगा, फैट सेल पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या पाए जाएंगे, फैट सेल, फैट का मतलब वसा। तो इसमें कौन से सेल पाए जाते हैं, स्पेशली एक ही प्रकार के सेल पाए जाते हैं एडिपोज टिश्यू में जो कि फैट सेल होते हैं। और इसका एक ही फंक्शन आप देखेंगे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट किडनी। किडनी में बेसिकली सपोर्ट करता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है जो एडिपोज टिश्यू होता है। और कहाँ इसमें कौन से सेल पाए जाएंगे, फैट सेल पाए जाएंगे। तो ये वाली लाइन आपको बिल्कुल याद रखनी है। 2 प्रकार के होते हैं हमारे, व्हाइट एडिपोज टिश्यू और ब्राउन एडिपोज टिश्यू। जो व्हाइट एडिपोज टिश्यू होता है वो बॉडी वेट का 20 से 25% होता है हमारा। किस तरीके से काम करता है, लिखा है एक्ट एज इंसुलेटिंग मटेरियल टू कंजर्व बॉडी हीट। एक्चुअल में आप लोग को पता है ना कि कोई मोटा व्यक्ति होता है तो क्या बोलते हैं, फैट जमा हुआ है। उसी प्रकार से ये क्या करते हैं, फैट की लेयर बना ले रहे हैं जिस वजह से जो बॉडी के अंदर की हीट होती है उसको बाहर निकलने नहीं देते हैं। इसलिए लिखा है कि इंसुलेटिंग मटेरियल के तरीके से काम करते हैं जो कि बॉडी हीट, बॉडी की जो उसको कंजर्व कंजर्व करना मतलब बचाने का करते हैं। समझ गए। तो फैट की, या हम बोलते हैं मोटापा हो गया तो बोलते हैं फैट की लेयर, फैट जमा हुआ इसमें बना लेते हैं जिसकी वजह से जो बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है उसको अंदर बचाव करने का, अंदर ही उसको रखता है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल के तरीके से ये काम करते हैं। दूसरे हैं ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ब्राउन एडिपोज टिश्यू लिखा है प्रेजेंट इन न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न बेबी में उपस्थित होते हैं मुख्यतः रूप से। और ये क्या करते हैं, हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का कार्य करते हैं। 3 प्रकार के हमारे और रह गए कनेक्टिव टिश्यू, उनके बारे में और देख लेंगे हम।
नेक्स्ट देखेंगे हम तीसरा हम पढ़ रहे हैं हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू।
आगे बात करें यहाँ, तो लिखा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू हमारा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में, लैक्टिक कनेक्टिव टिश्यू में हमारा डिवाइड किया गया है। इसमें पाए जाते हैं फाइब्रोसाइट सेल्स, पाए जाते हैं फाइब्रस टिश्यू में हमारे। ये क्या करते हैं, इसके कुछ काम लिखे हैं, जैसे कि क्या करेगा, मसल से बोन को जोड़ने का काम करता है। लिखा बाइंड बोन टुगेदर बाय लिगामेंट, बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है लिगामेंट की सहायता से। इसके अलावा लिखा है कि फॉर्म आउट प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर बोन। बोन के लिए क्या करेगा, हमारी आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, बाहर की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, जिसको पेरिओस्टियम बोला जाता है। तो जो पेरिओस्टियम बनता है वो भी किससे बनता है, फाइब्रस टिश्यू से बनता है। जब मैं बोन पढ़ाऊंगा आपको, बोन के लिए अलग से स्ट्रक्चर पढ़ना रहता है हमें, तो उसमें क्या पेरिओस्टियम पाया जाता है। तो जो बोन के बाहर, इसके अलावा देखा कवर ऑर्गन, कुछ ऑर्गन्स को कवर करता है, जैसे किडनी, लिम्फ नोड, ब्रेन, यहाँ भी उपस्थित होता है। फिर दूसरे हमारे इलास्टिक टिश्यू, इलास्टिक टिश्यू है, तो इलास्टिक फाइबर्स इसमें उपस्थित होते हैं। इलास्टिक टिश्यू में क्या उपस्थित है, इलास्टिक फाइबर उपस्थित है, और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हमारे उपस्थित होते हैं। ये जो टिश्यू होते हैं अलाउ करते हैं किसमें, स्ट्रेचिंग करने में वेरियस ऑर्गन से। इलास्टिक, तो आप सब इलास्टिक का कार्य जानते हैं। इलास्टिक किस चीज में, इलास्टिक जो रहती है वो क्या हो सकती है, स्ट्रेच हो सकती है, खिंच सकती है। तो अलग अलग जो ऑर्गन में यहाँ जहां जहां पाए जाएंगे वहां पे क्या करेंगे, स्ट्रेचिंग करने का काम करते हैं। जैसे कि आर्टरीज होती है हमारी, उसमें ये उनकी वॉल में उपस्थित होते हैं, तो हमारी जो वॉल होती है आर्टरीज की वो स्ट्रेच हो सकती है, थोड़ी सी खिंच सकती है। ट्रैकिया में उपस्थित होते हैं, वोकल कॉर्ड में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा ब्रोंकियल ट्यूब में भी हमारे ये ब्रोंकियल ट्यूब में उपस्थित होते हैं। आगे एक चीज आप याद रखेंगे, ब्लड जो होता है, ब्लड भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड क्या है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन पढ़ा तो देखिए, जैसे यहाँ पे पढ़ने मिला कि प्रोटेक्टिव फंक्शन है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट फंक्शन में था, तो ट्रांसपोर्ट फंक्शन है, क्योंकि ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनका ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसके अलावा कुछ सब्सटेंस जो और होते हैं बॉडी में, उनका ट्रांसपोर्टेशन में भी ये हेल्प करते हैं हमारे। ठीक है, तो ये जो इसके फंक्शंस होते हैं, इस प्रकार से हमें इसमें पढ़ने के लिए मिल जाते हैं। आगे देखेंगे, तीन पढ़ लिए हमने, दो और बचे हमारे कनेक्टिव टिश्यू के, जिनको हम और देख लेंगे। इसके साथ हमारा टिश्यू जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा।
चलिए, तो इतना हमें देखना है अपनी आज की क्लास में। उसके साथ हमारी क्लास भी समाप्त हो जाएगी आज की। तो कनेक्टिव टिश्यू हम देख रहे थे, कनेक्टिव टिश्यू 5 प्रकार के होते हैं, हमने यहाँ पे देख लिए हैं ऑलरेडी हमारे बाकी। तो चौथा हमारा क्या है, लिम्फेटिक टिश्यू लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है हमारा क्या है, ब्रांच ऑफ रेटिकुलिन फाइबर। रेटिकुलिन फाइबर की क्या होती है, ब्रांचेस जो होती है, शाखाएं होती है, वह उपस्थित होती है, किसमें, लिम्फाइड टिश्यू में उपस्थित होती हैं। और इसमें सेल्स कौन कौन से उपस्थित होते हैं, मोनोसाइट सेल्स और लिम्फोसाइट सेल्स हमारे उपस्थित होते हैं, जो कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ब्लड में पाया जाता है और लिम्फाइड टिश्यू में ये पाया जाता है। तो आप लोग को जब मैंने पढ़ाया था तभी आपको बताया था कि जो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं हमारे, वो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो कहाँ पे हमारे बनते हैं, लिम्फोइड टिश्यू में भी जाके बनते हैं कहीं ना कहीं, आपको याद होगा अच्छे से। तो वहां से आपको याद रह सकता है। ब्लड में हमारी उपस्थिति रहती है मोनोसाइट्स, आपको पता ही है।
इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे स्प्लेन, लिम्फ नोड, और भी कुछ एग्जाम्पल है, मैंने लिखे नहीं बोर्ड पे, नोट्स में दे दूंगा। बर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, पैलेटाइन, टॉन्सिल और फेरेंजियल टॉन्सिल, नोड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वो कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जहाँ जहाँ ये उपस्थित होते हैं हमारे। फिर हमारा जो पांचवा है और लास्ट है वो लिखा हुआ है कार्टिलेज। कार्टिलेज में कौन से सेल्स उपस्थित होते हैं? कॉन्ड्रोसाइट सेल्स उपस्थित होते हैं। तो जो सेल उपस्थित है, इतना आप एक्स्ट्रा और याद रखेंगे कि सेल्स और याद रखेंगे कि इसमें कौन से सेल्स पाए जाते हैं। तो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स किसमें पाए जाते हैं? कार्टिलेज में पाए जाते हैं। ये कितने प्रकार का? 3 प्रकार का दिया हुआ है। पहला है हमारा हाइलिन कार्टिलेज, दूसरा है फाइब्रो कार्टिलेज, तीसरा इलास्टिक कार्टिलेज होता है हमारा। पहला लिखा है हाइलिन कार्टिलेज, इसमें भी कॉन्ड्रोसाइट सेल्स रहेंगे, ऑब्वियसली बात है क्योंकि कॉन्ड्रोसाइट सेल से बन रहा है हमारा। कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं? लिखा है एंड ऑफ लॉन्ग बोन, जो लंबी बोन होती है उनके सिराने पे एंड जो होता है, आखिरी हिस्सा होता है, वहां पे उपस्थित होते हैं। इसके अलावा लैरिंक्स में, ट्रैकिया में हमारे ये उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ आपको ब्रोंकाई में और जो हमारी रिब्स होती हैं उसके एंटीरियर एंड में भी ये देखने के लिए मिलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? लिखा है प्रोवाइड स्मूथ सरफेस। ये क्या है? स्मूथ चिकना सरफेस प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए? मूवमेंट करने के लिए। जॉइंट जहां रहते हैं ना, जॉइंट में क्या करेंगे, वहां पे जो बोन रहती है वहां पे स्मूथ सरफेस हमको देते हैं, जिस वजह से क्या है, मूवमेंट जो होता है जॉइंट में हमारा बहुत आसानी से हो सकता है। लिखा है प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट। सपोर्ट करते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि हमारे जैसे हाथ है तो यहाँ पे जो वहाँ पे बोन होती है एंड में, वहां पे उपस्थित रहेंगे और स्मूथ सरफेस बनाएंगे, चिकना सरफेस बनाएंगे, जिससे कि हमारे क्या है, मूवमेंट आसानी से हो सकता है। ठीक है, आगे दूसरा लिखा है फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज कहाँ उपस्थित होते हैं? हमारे इंटरवर्टिबल डिस्क होती है हमारी, उसमें नी में उपस्थित होते हैं। ये भी क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं हमको, हमारी जो सिस्टम है हमारे बॉडी का, ये स्केलेटल सिस्टम, उसमें प्रोवाइड उसको क्या करेंगे, सपोर्ट करने का काम करते हैं। तीसरा है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज जो होते हैं हमारे, लिखा है गिव सपोर्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ टिश्यू। तो ये भी क्या करेंगे? सपोर्ट करते हैं और जो टिश्यू है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं हमारे। आगे बात करेंगे तो कहाँ कहाँ उपस्थित है? एपिग्लॉटिस में, एपिग्लॉटिस ऑफ लैरिंक्स, जो लैरिंक्स में पाए जाने वाले एपिग्लॉटिस होता है उसमें उपस्थित होते हैं। एक्सटर्नल ईयर में उपस्थित होते हैं और ऑडिटरी ट्यूब में उपस्थित होते हैं हमारे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, लास्ट है हमारा बोन। बोन भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है तो बोन भी हमारा एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसमें जो सेल पाए जाते हैं, देखिए मैं बोल रहा हूँ, उससे सेल याद रखिएगा अगर आपको नहीं पता है तो। इसमें जो सेल पाए जाते हैं वो कौन से सेल होते हैं? ऑस्टियोसाइट सेल्स पाए जाते हैं। कार्टिलेज में क्या पाए जाते हैं? कॉन्ड्रोसाइट सेल्स पाए जा रहे थे। लिम्फोइड टिश्यू में कौन कौन से पाए जाते हैं? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट पाए जा रहे थे। वहीं हम बात करें बोन में कौन से पाए जाते हैं? बोन में पाए जाते हैं ऑस्टियोसाइट सेल्स पाए जाते हैं, जो कि ये भी क्या करते हैं, बोन आपको पता है कि सपोर्ट बॉडी के स्केलेटन सिस्टम को बनाने का काम ही करती है। तो सपोर्ट करेगी, प्रोटेक्शन करती है। हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, रिब्स रहती है, तो रिब्स के अंदर हमारे थोड़े से कैविटी में क्या पाए जाते हैं? लंग्स पाया जाता है, हार्ट पाए जाते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके अलावा लिखा है स्टोरेज एंड हाउस ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू। तो हाउस ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू मेरे ख्याल से आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि बोन के अंदर क्या पाए जाते हैं? बोन मैरो पाए जाते हैं, हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है। और जो बोन मैरो होती है वो बोन फॉर्मिंग टिश्यू होती है, मतलब कि सॉरी ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू होती है, मतलब कि ये क्या बनाते हैं? ब्लड सेल्स बनाते हैं। ब्लड सेल्स कौन से? व्हाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सब क्या कौन बनाते हैं? हमारे जो बोन मैरो होती है। और बोन मैरो कहाँ उपस्थित होती है? बोन के अंदर हमारी एक कैविटी, मेडुलर कैविटी पाई जाती है, इसमें बोन मैरो उपस्थित होती है हमारी। तो ये बोन फॉर्मिंग टिश्यू की तरीके से भी काम करते हैं। ठीक है, तो इतना ओवरऑल टिश्यू के बारे में। अभी तक वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन क्या है, आपको हो सकता है इस बार आ जाए, तो इसको बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं करना है। आपको कोशिश करना है कि पूर्ण रूप से आप पढ़ लें। आपके पास अभी भी बहुत सारे दिन है पढ़ने के लिए इसको। तो क्या होता है ना, जो ऐसी चीजें होती है इसमें बहुत से नाम वाम पढ़ने होते हैं, वो एक बार में नहीं रटे जा सकते हैं, उसको हमें मल्टीपल टाइम पढ़ना पड़ता है, तब जाके हम पूरे रूप से तो याद नहीं कर पाते, लेकिन कुछ कुछ याद हो जाते हैं हमें। ठीक है, तो इसको ऐसे पढ़ लेना है आपको। तो इसी के साथ आज की क्लास यहाँ समाप्त होगी और टिश्यू भी हमारा समाप्त हो गया। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और इसके अलावा कल आपका टेस्ट भी होगा, ऑब्वियसली बात है। तो कल आपको टेस्ट भी देना है सीरोलॉजी का, और हमारी क्लास भी रहेगी। क्लास का टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली 8 बजे से रह सकती है क्लास। तो गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।